नायडू सरकार ने पिछली जगन मोहन सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। राज्य के कानून अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया। अभी अल्पसंख्यक समुदाय कोई आरोप लगा रहा था कि नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, कोई बोल रहा था कि चंद्रबाबू नायडू सरकार गिरा देंगे। इस तरह से तमाम चर्चाएं लोकसभा चुनाव के बाद चालू हुआ, क्योंकि बीजेपी पार्टी अपनी पूर्व बहुमत में नहीं आ पाई, पूर्व बहुमत में सरकार नहीं बना पाई। एनडीए गठबंधन की सरकार थी जिसमें मुख्य दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्य सहयोगी पार्टी बन के उभरे, जो कि एनडीए को गठबंधन दिए और कंटिन्यू सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर नरेंद्र मोदी जी आए। भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुआ, 242 के समथिंग जब सीट रुकी तो देश की मीडिया एक हवा चलाने लगा कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू न जाने कब बीजेपी सरकार से अपना गठबंधन खींच सकते हैं और सरकार गिर जाएगी। और उनका तर्क ये था मीडिया का, विपक्षी पार्टियों का, कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति का विरोध करता है। भाजपा हमेशा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय पहचानों की राजनीति करती आई है। भाजपा आज ये सत्ता में आई है तो अपने विचार के कारण आई है, सनातन विचार, जो कि भारत के भारतीयों का एक मूल पहचान सनातन, जो पुरानी सभ्यता परंपराओं का पालन करने वाला भारत के निवासी भारतीय समुदाय के लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य करते हैं। जो सच्चा भारतीय है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसे किसी नेता से मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से मतलब है। उनको यही है जो हमारे धर्म की, हमारे सनातन की, हमारे संस्कृति की, जो हमारे विचारों की बात करती है, उसे चुनती है। राम मंदिर का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत के तमाम संगठनों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। 500 वर्षों की संघर्ष के बाद जाकर राम मंदिर सनातनियों को प्राप्त हुआ। आज तंबू से निकल के रामलला अपने महल में आए। तंबू से निकाल के महल तक लाने के लिए जो 500 सालों से संघर्ष हुआ, उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मारे गए होंगे 500 वर्षों में। क्यों? क्योंकि उनको अपने भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय सभ्यता और अपने धर्म से प्यार था। इसके लिए रामलला के लिए शहीद हुए। कार्य सेवा के नाम पर तमाम सिस्टम, तमाम तरीके से अपने बनाए और कार्य सेवा की।
आज इसका प्रमाण है कि हमारे सामने राम जन्मभूमि पे रामलला का एक भव्य मंदिर बना हुआ दिख रहा है। वो संभव नहीं होता यदि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने विचारों में नहीं लेती, क्योंकि बाकी पार्टियां हमेशा विरोध में रही हैं, सनातन विरोध। तो इस आधार पे लोग बोलते थे कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं की बात करती है। इनको जवाब दोनों पार्टी से मिल चुका है। आपको दो वीडियो सुनना चाहिए। एक बिहार के नीतीश कुमार बाबू के नेता बोल रहे हैं मंच से, वो सीधा सीधा उनका एक ही चीज़ है, हम एक समुदाय के बारे में साफ शब्दों में बोला है कि हमारी समुदाय को कितना भी कार्य हम कर दें लेकिन वो समुदाय का वोट हमें नहीं मिलेगा। किस समुदाय के बारे में बोल रहे हैं आप वीडियो में सुन सकते हो। जिस समुदाय के वोट के लिए बोल रहे थे कि नीतीश बाबू अपना समर्थन खींच लेंगे और मोदी सरकार गिरा देंगे, उसी समुदाय के बारे में नीतीश कुमार के नेता ने खुलेआम मन से बोल दिया कि वो समुदाय के लिए हम कितना भी कार्य करें लेकिन वो हमें वोट नहीं देने वाले हैं। इसका मतलब साफ साफ हो गया, नीतीश बाबू के पार्टी में भी अब भगवा रंग आ गया है और उन्होंने भी सेकुलरिज्म वाली राजनीति को टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब अब नीतीश कुमार की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई सरकार गिरने का डर नहीं है। वो तो साफ शब्दों में हो गया उनके नेता के द्वारा। और खुद नीतीश कुमार जी ने एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया है, उनको मंच पे उनको पैर को छुआ है। मतलब जिस प्रकार से अपने बड़ों का पैर छुआ जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, उस प्रकार से नीतीश बाबू ने दो बार प्रयास किया प्रधानमंत्री के इसने प्यार को पाने के लिए। प्रधानमंत्री जी उनको रोका, पैर छूने से रोका, अपने गले से मिलाया। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू में कितना प्रेम है वो दोनों ही लोग जान सकते हैं। ये विरोधी मीडिया, विरोधी पार्टी केवल अफवाह उड़ाती है, उस पर ध्यान देने की बात ही नहीं। और रही बात चंद्रबाबू नायडू का, वह तो भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे निकले। पहला हथौड़ा चला दिए वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से अपने प्रदेश में ख़त्म कर दिए, मतलब उस पर बैन लगा दिया। सोचिए, जो बोलता था कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार सेकुलर राजनीति कर आज सत्ता में आई है, उनको चंद्रबाबू नायडू ने करारा जवाब दिया और बता दिया पवन कल्याण नेता एक भगवाधारी नेता है, जो कि आज जो चंद्रबाबू नायडू जी के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पद पे सम्मिलित है। पवन कल्याण के रहते हुए कोई सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं चलने वाली है किसी भी नेता का। और उस पे मोहर चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने लगा दिया। चंद्रनायडू बाबू जी का सरकार वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया, उनकी जो मनमानी थी उसको रोका है। पहला हथौड़ा यदि कोई सरकार चलाया तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने चलाया। जो बोलते हैं सरकार चलेगी नहीं 5 साल, उनको दोनों नेताओं ने जवाब दिया। नीतीश जी ने भी जवाब दिया, चंद्रबाबू नायडू ने भी जवाब दिया।
5 सालों की राजनीति पे जो अपनी समीक्षा रखते थे, 5 साल चलेगी सरकार की नहीं चलेगी, उन विरोधी मीडिया को, उन विरोधी पार्टियों को जवाब उन्हीं दोनों नेताओं के द्वारा मिल गया। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा विधानसभा चुनाव के परिणाम। उड़ीसा के लोग पूर्व बहुमत की सरकार बनाया। आप विधानसभा के रिजल्ट देख सकते हैं। हरियाणा प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वापस पूर्व बहुमत की सरकार दिया। महाराष्ट्र प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को पूर्व बहुमत की सरकार दी। सबसे बड़ी जीत 132 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत के वापस गठबंधन की सरकार वापस आई। ये सब ताकत जनता की है। ये सब ताकत लोगों के प्रेम का है। जो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की 5 सालों के अंदर केंद्र की सरकार गिराने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें हरियाणा की, उड़ीसा की, जम्मू की और महाराष्ट्र की जनता ने करारा तमाचा दिया है, उनको जवाब दिया है। 5 सालों तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई नहीं हिला सकता। ऐसे विरोधियों को चंद्रबाबू नायडू जी ने, नीतीश जी ने, महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, जम्मू की जनता ने, उड़ीसा की जनता ने, झारखंड की भी जनता ने जवाब दिया है। कुछ कारणवश झारखंड में विफलता मिली है। वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व अपना उस पर विचार करेगी, समीक्षा करेगी, वो कमी कहाँ है। लेकिन जो सरकार गिराने की ख्वाब देखते थे, उनके मुंह में करारा तमाचा पड़ा है नीतीश बाबू के द्वारा और चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। अब तो उनको समझ में आ गया है कि ये सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है। अब रही बात, ईवीएम पे रोना चालू हो गया है। पूरी विपक्ष की पार्टियां केवल ईवीएम पे रो रही है कि ईवीएम हैक हुआ, ईवीएम को क्या हुआ, तमाम बातें करके रो रहे हैं। हार की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हैं, जनता के द्वारा नकारे गए हैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। सारा दोष इलेक्शन आयोग पे थोप रहे हैं, ईवीएम पे आरोप लगा के बचने का प्रयास कर रहे हैं। जब इनकी जीत होती है झारखंड जैसे राज्य में, वहाँ पे ईवीएम सही है। जम्मू और कश्मीर की मिलाकर जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, वहाँ पे इनकी ईवीएम सही थी। हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, उड़ीसा में हार गए, तो इनकी ईवीएम खराब हो गई। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीट घट के 240 पे आ गई, 242 तक पहुँच गई, तो ईवीएम सही था। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पे 303 सीट लाई थी, तो ईवीएम खराब। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ईवीएम खराब हो जाएगा, ईवीएम सही हो। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ईवीएम खराब हो गया, हैक हो गया। जब विरोधी जीतेगा तो ईवीएम सही है, कोई हैक नहीं है, इलेक्शन आयोग सही कार्य किया है।
चुनाव आयोग का कार्य सही था। इस तरह की तमाम बातें करके देश का नाम, देश की छवि विदेशों में जो खराब करने की प्रयास की जा रही है विपक्षी पार्टियों मीडिया के द्वारा, मेरे हिसाब से गलत। विरोधियों को चाहिए, विपक्ष के पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो अपनी हार की समीक्षा करें कि हमारी हार किस कारण, यह न कि हार की सारी जिम्मेदारी खुद न लेकर ईवीएम और इलेक्शन आयोग पे ठोक दें, ये गलत है।